ओके, सी सारिका भी कह रही है ए बी सी डी और ओके, राइट है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। In the Tibetan kinship system, there is the existence of the fraternal polyandry. What are the premises of this system? तो तिब्बतियन किनशिप सिस्टम में अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंस होता है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का, यानी जो पित्र है उधर से पॉलीएंड्री का होता है। तो सेलुलर ब्रदर शेयरिंग अ वाइफ, ये पहला सही है। ठीक है, एज रेंज ऑफ द brothers is often large. Eldest brother is in control as much as father is. Regulated sexual access within the family. No regulated access within, वो उल्टा लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ओके। ये हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका क्लास सिचुएशन, अमृत सेन कैपेबिलिटी। ओके, वेट, हाँ, डी ऑप्शन यस राइट है, क्योंकि कैपेबिलिटी अप्रोच अमृत सेन द्वारा दिया गया है। क्लास सिचुएशन दैट वाज गिवन बाय द मैक्स वेबर, the stages of economic growth was given by the W. W. Roscoe, and conspicuous consumption given by Frost and Weber. Okay, okay. So ये आगे बढ़ते हैं। Arrange the following work on general studies in chronological order of their publication. Okay, okay. ओके, ए आपको भी लग रहा है। सारिका, आपको क्या लगता है? ओके, ओके, ए ही सही है। इसका मतलब शिवांगी जी को पहले से पता था कि कौन सी बुक कब आई है। सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन मेल, ये सबसे पहले आई है, अल्फ्रेड किन्से की है ये बुक, और ये पब्लिश हुई थी 1948 में। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, दैट वाज एंथोनी गिडिंस 1992। पैराडॉक्स ऑफ जेंडर, दैट वाज जूडिथ लॉर्बर। और उसके बाद 1994 के बाद मैस्कुलिनिटीज, राउलिन कॉर्नेल की। ठीक है, राउनी कॉर्नेल की ये बुक 1995 में आई। ओके, तो वो देखिए, ऐसा है कि इसमें आप अगर क्रोनोलॉजी नहीं भी याद हो, डोंट वरी अबाउट इट। आपको मेन पर्पस है कि इसमें दो दो तीन बुक्स जो अलग दे रखी हैं वो याद होनी चाहिए कि किसकी हैं, वो पूछी जा सकती है। जैसे सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल बाय अल्फ्रेड किन्से, पैराडॉक्स ऑफ जेंडर जूडिथ लॉर्बर, मस्कुलिनिटीज बाय राउनी कॉर्नेल। ठीक है, तो ये चीज पूछी जा सकती है। और राउनी कॉर्नेल का जो हेजिमोनिक मस्कुलिनिटी है वो इसी में दिया हुआ है, मस्कुलिनिटीज बुक में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इन्होंने इसी बुक में दिया था। और प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेसी बुक में एंथोनी गिडिंस ने दिया। ठीक है, द प्रिकैरिटी is a new class in the making. It consists of those who are unable to gain access to the labor markets, which offer secure employment and decent wages. Which of the following are included in this class? Okay,
ओके। सारिका आपको भी सही लग रहा है? मुझे दिखा देता हूँ। ओके। ठीक है, सारे के सारे सही थे। हालांकि देखा जाए तो ये जो प्रिकैरिटी है, ये एक नई क्लास है मेकिंग। सो ये जो प्रिकैरिटी है, एक तरीके से ऐसे लोगों की है जो स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, जो लेस क्वालिफाइड होते हैं। मोस्टली गिग वर्कर्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो गिग वर्कर्स भी आ जाएंगे। अगर सिर्फ गिग वर्कर्स पूछता तो अनस्किल्ड वर्कर्स और लेस क्वालिफाइड यंग पीपुल्स ही होता, इसमें ओल्डर पीपल नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रिकैरिटी ऑफ रिसोर्सेस पूछा है, तो इसमें आ जाएंगे। प्रिकैरिटी ऑफ रिसोर्सेस होता क्या चीज है? जैसे प्रिकैरिटी जो शब्द आया है, ये जो शब्द है, ये ड्राइव्ड हुआ है प्रिकैरियस या प्लोरीटिरेट से ही, यानी मजदूरी गिरी से ही, ठीक है। इट डिस्क्राइब अ सोशल क्लास formed by a people suffering from the precarity, which is a condition of existence without predictability of security। यानी कि जिनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो इतने ज्यादा स्किलफुल नहीं है और सफर कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, ठीक है। और ना तो स्किल अभी वो मतलब गेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड बैकग्राउंड, अफेक्टिंग मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल वेलफेयर। सो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड, उनका जो साइकोलॉजिकल वेलफेयर है उस तरीके से नहीं बना हुआ है। इसमें ओल्डर पीपल्स भी आ जाते हैं, तो मोस्टली अंडर पेड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी होती है। सो दीज क्लास एग्जैक्टली रिलेटेड टू प्रिकैरिटी। ओके। प्रिकैरिटी का मतलब ही है, प्री का मतलब बिफोर होता है, केरियस का मतलब होता है कि पहले से ही जो अनस्किल्ड हैं, पहले से ही जो मतलब एक लेबर उसमें एग्जिस्ट करते हैं मार्केट। सो दैट इज व्हाई ए बी सी डी इज द राइट आंसर हियर। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रिकैरिटी इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स लैक लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी। अगर ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एक व्यक्तिगत इंसान लॉन्ग टर्म जॉब इनसिक्योरिटी महसूस करता है, या स्टेबल इनकम नहीं रहती है जिसके पास, लिविंग कंडीशंस प्रिडिक्टेबल नहीं रहती है, कुछ अब पता नहीं है। और इसमें देखिए मैंने कहा ही था कि गिग वर्कर्स आते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट में आ जाएंगे आपके गिग वर्कर्स, वही वर्कर्स, वही जो आपके यहाँ डिलीवरी करने आते हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्कर्स आ जाएंगे इसमें, पार्ट टाइम वर्कर्स आ जाएंगे, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, फ्रीलांसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग ये चीज, ये नया टर्म इंक्लूड हुआ है, ठीक है। और आजकल इस तरह के लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, इस तरह की ही जॉब है मार्केट में, ठीक है। वेट अ मिनट में छोटा करता हूँ इसको। आई होप दिखाई दे रहा होगा ये। हाँ हाँ, एक मिनट, बड़ा लंबा क्वेश्चन। ओ, चलिए वो तो टिक ही हो गया। तो इसमें जो है, ये केसेस पूछे गए हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ ऐसा है कि पूछ लेते हैं, कभी कभी केसेस भी पूछ लेते हैं। हालांकि ये तो पुराने केसेस हैं, अभी जो नए केसेस आए हैं वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शायद वो पूछ लिए जाएं। ये तो पुराने केसेस थे, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रफीक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हरपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बड़वाड़ा भकोली भाई, हाँ, ठीक है। तो ये इनका जो स्टेट ऑफ गुजरात था। तो ये थे केसेस, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने डिफिकल्ट पेपर बनाया था वो वाला, तो जबरदस्ती का ये क्वेश्चन था। हु आर्ग्यूड अर्बनिज्म प्रमोट
diverse subculture rather than submerging everyone within an anonymous mass. Okay, Luis, what? ओके, सारिका आपको हिंदी में तो नहीं देखा? ओके, लुइस वर्थ इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है फिशर। ठीक है। तो क्लाउडी फिशर जो है वो एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि अर्बनिज्म जो है, द वे ऑफ लिविंग अ अर्बन लाइफ, promotes diverse subculture rather than submerging everyone within an anonymous mass. एक अज्ञात बस जो मास होता है, जो भीड़ है, उसमें सबमर्ज्ड हो जाना यानी उसी में सम्मिलित हो जाना, ये नहीं है, बल्कि डाइवर्स सब कल्चर है, ये बताते हैं अर्बनिज्म। अर्बनिज्म में आपको कई तरह के सब कल्चर देखेंगे, छोटे छोटे। टीचर वर्क सजेस्टेड दैट अर्बन environment provide the condition for a variety of subculture to emerge and flourish. इनका मानना है फिशर का कि आप अगर अर्बन इन्वायरमेंट को देखेंगे तो वहां पे कई तरह के छोटे छोटे कल्चर्स आपको दिखाई देंगे जो कि इमर्ज होते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं और फ्लोरिश करते रहते हैं। इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक टू ड्वेल अमंग फ्रेंड्स, इनकी बुक है द टू ड्वेल अमंग फ्रेंड्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट सिटीज ऑफर अ वाइड एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल टू फाइंड अ लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड फ्रॉम डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स। ओके, तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब अपनी इस बुक में टू ड्वेल अमंग फ्रेंड्स में कि एक वाइड एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं अर्बन एरिया में, और उसमें लाइक माइंडेड ग्रुप्स जो होते हैं, एक तरह से जो सोचने वाले लोग होते हैं, और डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स के जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उस तरीके से वो मतलब डेवलप होते रहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट ही एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल अस। ये बताना यही चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो छोटे छोटे कल्चर जैसे पॉप कल्चर हो गया, ठीक है, फिर ब्लॉग का कल्चर चलता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स आप आज मॉडर्न सोसाइटी में देखते हो। ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ कल्चर, जिम कल्चर हो गया, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स जो चलते हैं इस समय सोसाइटी में, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अर्बनिज्म, अर्बन सोसाइटी। लुइस वर्थ है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इनका कंसेप्ट तो है, लेकिन ये कहते हैं कि अर्बन लाइफ लेट्स टू द डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ लिविंग करेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर सोशल डिफरेंशिएशंस एंड इंडिविजुअलिज्म। इनका ये मानना है कि जो सोसाइटी होती है, अर्बन सोसाइटी, उसमें बहुत भारी भरकम जो है सामाजिक असामान्यता होती, व्यक्तिगत भी बहुत होते हैं। ये जो अर्बनिज्म होते हैं, जो अर्बन मतलब सोसाइटी होती है, उसमें व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होता है। Worth perspective focused more on potential for social disorganization and alienation in urban setting. ये भी मानते हैं, जो आजकल खैर देखने को मिलता ही है, लुइस वर्थ मानते हैं इस चीज को, एलिनेशन बहुत है, मतलब एक एलियन सोसाइटी में रहते हैं लोग, भीड़ बहुत है, मास मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, जनसंख्या घनत्व बहुत है, परंतु जनसंख्या घनत्व होते हुए भी लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं, अगल बगल रहते हुए भी। तो एक एलिनेशन और एक डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक डिसऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है अर्बन सेटिंग में। ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरिस्ट रिजेक्ट बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरिस्ट, जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल बेसिस को जेंडर डिफरेंसेस में। हम्म।
ये सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकार लिंग भेद के जैविक आधार को अस्वीकार करते हैं। इन सिद्धांतकारों के अनुसार, बाकी आप इस पढ़ लें। यस। तो शिवांगी जी और तान्या, आप लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन? ओके, ए तान्या भी कह रही है। यस शिवांगी जी, आप बताओ। ओके, ठीक है, सही आंसर किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। देखिए, इसमें सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट की बात करी गई थी। और सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं कि एक तरीके से वो रिजेक्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल बेसिस को जेंडर के डिफरेंसेस में। जो जेंडर का डिफरेंसेस हमको समाज में देखने को मिलता है, वो उसको बायोलॉजिकली नहीं देखते हैं, सामाजिक तरीके से देखते हैं। ठीक है, और रिजेक्ट कर देते हैं इस नोशन को कि बायोलॉजिकली बेस्ड है जो डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है समाज में, वो सामाजिक है, उनका मानना है। ठीक है, पहले तो ये बात, तो आर्ग्यू करते हैं इस चीज को। दूसरा क्या है कि जेंडर आइडेंटिटीज के ऊपर वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि form of form in response to perceived sex differences within a society. These identities are not inherent but are learned and reinforced through socialization. जैसे बायोलॉजिकल है नहीं, पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो सोशल है। और जब सोशलाइजेशन होता है तभी जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देता है। ठीक है, तो तभी समझ में आता है कि कौन सा जेंडर क्या है। सो जेंडर इज अ सोशल, सेक्स इज बायोलॉजिकल। सो वो फिर जो अकॉर्डिंग टू सेक्स है, अकॉर्डिंग टू जेंडर है, वो डिफरेंसेस हमको सामाजिककरण होने से दिखाई देता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जेंडर आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंस सोशल स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। जो जेंडर आइडेंटिटीज हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर और उसके जो नॉर्म्स होते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप देखोगे ही कि जब आप बाहर जाते हो, जो सोशलाइज्ड होते हो, और जो भी नॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं, फॉर द गर्ल्स देयर इज अ डिफरेंट नॉर्म्स, फॉर द बॉयज देयर इज अ डिफरेंट नॉर्म्स इन द सोसाइटी, एंड these social norms exactly defined that the particular gender you are belonging from. सो वो कहीं ना कहीं आपको ये डिफाइंड करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हो, और आपके लिए ये नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वो नॉर्म्स के ऊपर आप फिर चलते हो, तो वहां से आपको पता चलता है व्हाट इज मस्कुलिनिटी एंड व्हाट इज फेमिनिटी। ठीक है, सो ये चीजें हमको यहाँ पे दिखाई देती है।
थोड़ा से। ओके, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाए हैं इन लोगों ने। ओके, शिवांगी जी ने सी ऑप्शन चूज, और सारिका आप भी पढ़ ले। हम्म, ठीक है, सी आंसर सही आप लोगों ने सिलेक्ट किया इसमें। ओके ओके ओके, मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, कल वाली भी हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो वहां से भी आप आराम से वहां से यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब में जैसे 2x स्पीड पे अगर आप देख डालते हैं तो टाइम भी नहीं जाता है, और उस पे अपना एक बार रिव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया और बहुत अच्छे से चूज कर पाए, दैट इज वेरी गुड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज किया था, जैसे जो इन्होंने सूची दो दो दे रखी है जिसमें विशेषताएं बात करी है, उसमें एक जैसा लग रहा है काफी कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा से अंतर किया। जैसे शिकार और संग्रहण करने वाले समाज, तो उसको कुछ असामान्यताएं आयु और लिंग द्वारा सीमित रैंक के अंतर का है। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात थी, जो हंटिंग और गैदरिंग वाली सोसाइटी हुआ करती थी वहां पे क्लास सिस्टम कुछ ऐसा था नहीं, रिलीजन, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे असामान्यताएं तो थी नहीं, ठीक है। और आयु और लिंग द्वारा सीमित रैंक के अंतर्गत वो चीजें होती थी। फिर कृषि समाज जो है, ठीक है, वो मजबूत असामान्यताएं वहां पे आई, और प्रमुख द्वारा शासित करी गई, प्रमुखों द्वारा। वहां पे लैंडलॉर्ड्स आ गए, ठीक है, लैंड लैंड ओनर्स आ गए। तो ये सब लोग आ गए और इन लोगों ने असामान्यताएं ला दी, लैंड के अकॉर्डिंग, लैंड एक्वाइजेशन के अकॉर्डिंग। छोटे ग्रामीण समुदाय पर आधारित है वो। फिर दूसरा है यहाँ पे पशुपालक समाज, यानी कि पेस्टोरल सोसाइटी, ठीक है, जिसकी बात मैनुअल कैसल भी करते हैं। तो पशु पालक समाज जो है, वो स्पष्ट असामान्यताएं वहां पे दिखती हैं, और प्रमुख या योद्धा राजाओं द्वारा शासित रहती हैं, पालतू बनने वाले, और निर्वाह आजीविका पर आधारित होते हैं, ठीक है। मोस्टली अब भी काफी जगह देखने को मिलता है। पारंपरिक समाज या सभ्यता, ठीक है। तो ये मजबूत असामान्यताएं यहाँ पे भी आ जाती हैं, और प्रमुख द्वारा शासित हैं, प्रमुखों द्वारा, और छोटे ग्रामीण समुदाय पर आधारित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन द शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? कि फर्डिनेंड टोनीज, ओके, तो फर्डिनेंड टोनीज हैं, ओके।
क्योंकि ये एक जर्मन समाजशास्त्री दार्शनिक थे। इन्होंने दो प्रकार के सामाजिक समूह, गेमाइनशाफ्ट जिसको समुदाय कहते हैं और जेशलशाफ्ट जिसको समाज कहते हैं, यानी कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच अंतर करने के लिए जाना जाता है। टोनीज शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित नहीं है, जो मुख्य रूप से शहरी समाजशास्त्र यानी अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में बात करती है और अमेरिकी शहरों के अनुभव जन्य शोध पर केंद्रित था। रॉबर्ट पार्क संबंधित हैं शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से, ठीक है। अर्नेस्ट बर्जस भी उन्होंने ही, आपको पता ही है कि दिया है जोन थ्योरी, ओके, जो जो शहरी समाजशास्त्र के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और लुइस वर्थ को तो अभी हमने देखा ही, जो अर्बनिज्म के कंसेप्ट को देते हैं, ठीक है। तो ये सब भी उससे जुड़े हुए हैं। ओके, एक शोध परियोजना की निम्नलिखित शोध गतिविधियों को पदानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके। ओके डी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तान्या, आपको इंग्लिश में तो नहीं देखना है? इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ठीक है, डी लगाते हैं। ओके, राइट है। सबसे पहले इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको दिखा ही होगा कि फॉर्मुलेट करते हैं सबसे पहले रिसर्च की प्रॉब्लम को, उसके बाद जो है सिलेक्शन करते हैं सैंपल को, उसके बाद जो है एडमिनिस्टर्ड करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल को, और लास्ट में नहीं, उसके बाद जो है हम टेबुलेशन ऑफ डाटा करते हैं और लास्ट में रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं। अभी कल ही जो है एक इन्होंने पोस्ट डाला था, आपको पता होगा, पहले असिस्टेंट हुआ करती थी अंतरा मैम की, या शिका मैम, ठीक है। तो अभी एक स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शायद बिलोंग करती हैं उधर ही से, तो उन्होंने मुझे, मतलब हमारे चैनल पे ज्वाइंट हैं, शिब्रा नाम है उनका। तो उन्होंने मतलब प्रपोजल लिख करके मुझे कहा था कि मतलब प्रपोजल देना चाहिए, तो मुझे जैसे अप्रोच किया था कि आप रिव्यू कर दीजिए। मैंने रिव्यू किया था, उन्होंने शायद अपना दिया था वहां पे इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा करके, ठीक है। तो अभी यशिका मैम ने अपना एक मतलब एक एडवर्टीजमेंट निकाला है, और उसमें उन्होंने वही पीएचडी गाइडेंस को लेकर के निकाला है अपना पूरा। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खैर एक विक्टिम रह चुका हूं उनका। उस समय जब मैं भी सबसे पहले मैंने प्रपोजल जब लिखा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस समय मैंने मदद मांगी। अब उस समय अंतरा मैम तो हुआ नहीं करती थी, मतलब अंतरा मैम चली गई थी, वो पीएचडी गाइडेंस उनकी असिस्टेंट हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन करके लगेगा कि क्या है। आपको यह यकीन नहीं होगा कि मैंने जब पीएचडी के लिए हेल्प मांगी, तो वो जो हेल्प थी वो पैसों के ऊपर थी, ठीक है, कि मतलब आप पैसे देंगे, 1000 रुपया शायद फीस थी उसकी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे हेल्प चाहिए, मैं पैसे देने को भी रेडी हूँ, क्योंकि मुझे एबीसीडी भी नहीं पता थी रिसर्च की कि कैसे क्या करते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम आपको इस तरीके से नहीं, आपसे पहले बात करना चाहते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करने को रेडी हूँ। तो उसके बाद जो जैसे कॉल करी गई, तो उस कॉल के लिए 200 रुपए पहले मुझसे काटे गए, मतलब एक कॉल के लिए, ठीक है। वो 1 घंटे की कॉल है, उस कॉल के लिए 200 रुपीज पहले आप पेमेंट करिए, तब आपसे हम कॉल पे बात करेंगे। तो पहले मैंने फिर मैंने 200 रुपए काट दिए, ठीक है। फिर पहले कॉल पे बात हुई मेरी,
तो उस पे मुझे गाइड किया गया कि आप पहले एक डायरी बनाइए, उसमें जो आपके टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं वो लिखिए, फिर उसके बाद जिस जिस यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी की एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको नोट डाउन करिए, मतलब एक डायरी क्रिएट करिए। थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसे ऐसे मतलब आप प्रपोजल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यही यशिका मैम ने समझाया, और 200 रुपीज ले लिए। ठीक है। फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैंने वो किया जो उन्होंने गाइड किया। फिर मुझे जरूरत पड़ी, तो फिर मैंने कहा मैम मुझे बात करनी है आपसे। तो फिर कहा 200 रुपए मुझे डालो, तो फिर हम बात करेंगे। फिर मैंने 200 रुपए डाले। फिर 200 रुपए में 1 घंटे बात हुई। सोचिए आप, 2 बार कॉल करने का 400 रुपए। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं मतलब देता रहा पैसे। और फिर मैं मुझे गाइड किया कि अच्छा ठीक है, हम आपको जो है आपको टॉपिक भी बना के दे देंगे। आपको इंटरेस्टेड है मैरिज के ऊपर रिसर्च करनी है तो हम इस पे बना के दे देंगे, आपको रिलीजन के ऊपर करनी है तो इस पे बना के दे देंगे। एक थीम बेस हमको टॉपिक्स मतलब देने की बात करी गई। और फिर मुझसे कहा गया कि आपको 1600 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम आपको पूरा टॉपिक देंगे, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। और जो एपीए वो होता है ना, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड और शिकागो स्टैंडर्ड, तो वो राइटिंग का एक फॉर्मेट दे देंगे हम आपको। अब मुझे समझना है मैं 1600 रुपए क्या इन्वेस्ट करूं ना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि 1600 रुपए नहीं, मैं थोड़े से कम कर दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है 1200। तो फिर उसके बाद जो है वो पेमेंट भी मैंने किया। और उसके बाद मुझे टॉपिक्स दिए गए, कुछ टॉपिक्स मतलब क्रिएटेड थे पहले से उनके द्वारा, और एपीए स्टाइल उन्होंने दी, समरी दी। तो इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ पीएचडी गाइडेंस के लिए। अब आप सोचो टीचर्स क्या कर रहे हैं। हम हम टीचर्स को भगवान मानते हैं, भगवान से भी ऊंचे का दर्जा देते हैं। और फिर बाद में जब मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिला, जब मैं खुद इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ पहली बार पीएचडी के, तो उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया। ये सारा गाइडेंस आपको फ्री में कोई भी पीएचडी का स्टूडेंट दे देता। और आपको कुछ नहीं, मतलब ये जो गाइडेंस दी है, मतलब जो भी दिया है इन्होंने, वो अपने ही अनुभव से दिया है और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर मैंने ये चीज ठानी कि किसी बच्चे को जो है, कम से कम अपने मेरे जो संपर्क में बच्चे हैं, उनको ऐसे नहीं मतलब जाने दूंगा। तो जितने भी बच्चे हमारे जो चैनल पे रहे, जिनका हुआ, उसमें गालिब रसूल भी हैं, उनको सबको मैंने गाइड किया। मैंने ये कहा उनसे कि आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, जो आपको लगता है टॉपिक वही आप लेकर के जाइएगा, आप बना के लेकर के जाइएगा। और कॉन्फिडेंस से जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। एक बार रिव्यू करने के लिए आप मुझे ही दे दीजिएगा, मैं ही रिव्यू कर दूंगा, टॉपिक भी सजेस्ट कर दूंगा। और उस सबका सिलेक्शन हुआ। आप सोचो, मैंने खुद पैसे लेकर के किए थे, मेरा नहीं हुआ। अब आप देखो ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये बात मुझे याद आ गई इस चीज से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इस क्वेश्चन को देख करके। और अभी उन्होंने कल पोस्ट किया तो उसको देख करके, उसमें भी उन्होंने पैसे रख रखे हैं कि इतना इतना, मतलब क्या है मतलब। अब आप सोचो। ठीक है? तो बच्चे क्यों ना, मतलब ये पेपर लीक और ये सब होगा ही, ये सब तो होगा ही ना, पैसों का खेल पूरा चल रहा है। खैर, सब तो बीती हुई मैंने बात बताई अपने साथ। अरेंज द फॉलोइंग रेगुलेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। यस, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ तो देखिए करिए।
हम्म। यस। यस शिवांगी जी। और ओके, डी को लगाते हैं। और सारिका आप भी देख लें। ओके, आप लोग जरा इसके आंसर को देखें, एक मिनट में आता हूँ। हाँ। अच्छा। जाओ, हम पढ़ा रहे थे, आ रहे हैं। ये बंद कर ले। हाँ, चलो बंद कर ले रहे हैं, चलो। हाँ, निश्चय डाल लेते हैं। बंद कर लेंगे। ओके। ओके, तो आप लोगों ने कुछ आंसर, हाँ, डी वाला। ओके, सी। सी को टिक करते हैं। सी ही सही है। दैट्स वेरी गुड। देखिए, इसमें कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, जैसे बंगाल की सती रेगुलेशन एक्ट 1829-30 में आई थी। अभी कल परसों ही हमने किसी मॉक टेस्ट वाले में ही आया था। और इसमें बंगाल लिखा हो या सती रेगुलेशन एक्ट लिखा हो, बात एक ही है। वही वाले, मतलब विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय जी के साथ मिल करके इस चीज को ये लेकर के आए थे, 1829 में लेकर के आए थे, सती
प्रैक्टिसेस जो हुआ करती थी उसको रोका था और उसको एक्ट लगा के रोका था। ठीक है, लीगली रोका गया था। तो ऐसे तो कोई चीज रुकने वाली थी नहीं। ठीक है। दूसरा फिर इसमें प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। अच्छा, ये चीजें कई बार ऐसा जो है लग सकता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एक नई एक्ट है, भ्रूण हत्या वाली चीजें, है ना। लेकिन ये 1870 में ही आ गई थी। एम टू कर्ब द प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इन इंडिया, इंट्रोड्यूस अंडर ब्रिटिश रूल टू एड्रेस डिक्लाइनिंग फीमेल पॉपुलेशन। ब्रिटिश ही इसको लेकर के आ गए थे। हाँ, ये बात और है कि उतना फॉलो, मतलब ब्रिटिश जितना करा पाए होंगे उस समय तो करा पाए होंगे, इसी वजह से तो फीमेल पॉपुलेशन जनसंख्या थोड़ी बढ़ पाई। लेकिन वो रुक नहीं पा रही थी। राजस्थान, गुजरात और भी कई मतलब स्टेट्स में बहुत हीनियस वे से इस चीज को परफॉर्म किया जाता था। मोस्टली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वहां पे तो सेक्स रेशियो बहुत डाउन पे था, जो कि बाद में अप करने के लिए मतलब बहुत कुछ कोशिशें करी गई, तब जाकर के वो आज बहुत हद तक सुधर पाया है। ठीक है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ये आया, जो कि हमने बताया था कि इसको जब हमने बात करी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाली विडो रीमैरिज एक्ट वाली, और उसकी बात करी थी, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी उसमें आया था, जिसमें हमने बात किया था बीडी, नहीं नहीं, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। उन्होंने इस मतलब शारदा एक्ट जो 1830 में आई थी, 1900 1830 में ही आई है। तो हाँ, 1930 में जो आई थी चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट, उसके पहले ये चीज, पहले एज 12 थी, उसमें जो है उन्होंने बढ़ा करके उसको 18 कर दिया था और 14 गर्ल्स के लिए कर दिया था। ठीक है, हाँ दिया तो है इसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है। और ये 1891 में आई थी। ठीक है। हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट, ये एक नई एक्ट। ये क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल राइट्स ओवर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। ये इंडिविजुअल का राइट्स है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर थ्रू लर्निंग के। इंश्योर्ड दैट हिंदू मेल्स प्रॉपर्टी अर्नड थ्रू द एजुकेशन रिमेन्ड हिज पर्सनल एसेट। जैसे पढ़ लिख करके भी कुछ चीजें कमाई जाती थी उस समय। तो 1930 में ये एक्ट आई, जिसके थ्रू ये कहा गया कि हिंदू मेल्स प्रॉपर्टी आप अर्न कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, और उसका वो पर्सनल एसेट रहेगा, उसकी पर्सनल खुद की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। बाकी चीजें आप एक बार सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उन सब में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे सोशल रेवोल्यूशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उसके अकरेंस के थ्रू। हम्म। तो हाँ, तो क्योंकि ये तो पता ही होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट रेवोल्यूशन है जो अभी भी चल रहा है। ओके, डी को हम लगा देते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, बट आंसर इसमें जो है सी दिया है। पैलेस रेवोल्यूशन पहले हुआ था। ठीक है। और इसमें ये जो पैलेस रेवोल्यूशन था ये 1741 में हो गया था, रशिया में ही हुआ था। and was the event when where power was seized by the Elizabeth, the daughter of the Peter I and Catherine I, who ruled for 20 years. Such revolutions were common in the 18th century due to weak ruling power and the desire for regent to seize the throne. तो ये रेवोल्यूशन 1741 में रशिया में हुआ, जिसमें एलिजाबेथ जो डॉटर थी पीटर वन और कैथरीन की, उन्होंने रूल्ड किया था 20 साल तक। और इस रेवोल्यूशन में 18वीं शताब्दी में जो वीक रूलिंग पावर थी उसको दर्शाया था।
और कहीं ना कहीं एक डिजायर जगाई थी कि कैसे जो सिंहासन है उसके लिए डिजायर जो होती है वो मतलब कितनी ज्यादा प्रबल हो सकती है। ठीक है, तो पैलेस रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। इस रेवोल्यूशन में इनएस्टेबिलिटी ऑफ सक्सेशन ऑफन इन्वॉल्विंग मिलिट्री फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल इंट्रिग, वो चीजें इसमें देखने को मिली कि इस रेवोल्यूशन में कैसे सक्सेशन जो होता था, यानी कि चला करता था कि मतलब गद्दी पे ये बैठेगा उसके बाद ये बैठेंगे, और सक्सेशन, वो चीजें कहीं ना कहीं अनस्टेबल रूप में यहाँ पे देखी थी। एंड मिलिट्री फोर्सेस और पॉलिटिकल इंट्रीग यहाँ पे देखा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है बहुत ही फेमस रेवोल्यूशन है, 1789 से 1799 के बीच में चला। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें सोशल पॉलिटिकल अपहीवल यानी कि उतार चढ़ाव फ्रांस में देखने को मिले, और इसमें एक मोनार्की यानी एक राजशाही तंत्र का जो है एंड हुआ, उसमें रिपब्लिकनिज्म आया, और फ्रेंच सोसाइटी का जो है एक मतलब चेंज आया, गवर्नमेंट का एक नया उद्भव हुआ। ठीक है, मोस्टली इसमें बहुत सारे लोग निकल करके भी सामने आए थे, बहुत सारे रेवोल्यूशनिस्ट निकल करके आए, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स भी निकल करके आए जिन्होंने एक तरीके से नींव रखी सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट की, जिसमें वॉल्टेयर हैं, रॉसो हैं, ठीक है, सो और मॉन्टेस्क्यू हैं। तो ये सभी लोग निकल करके आए। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ, ये अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, was a crucial chapter in the Russian history leading to the rise of the Soviet Union। सोवियत यूनियन के राइज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बॉल्शॉविक रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई थी, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि बॉल्शॉविक के अंदर थी। लेनिन आपको पता होगा, लेनिन का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इकोनॉमिक स्ट्रगल और डिमांड करते थे पीस, लैंड और ब्रीथ के लिए। ये चीज अच्छी है, आपको बता दूं कि ये दोनों में काम आ जाएगी, सोशियोलॉजी में तो आएगी ही आएगी, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इससे बनता है, तो दोनों में ही काम आ जाएगी, जीके और सोशियोलॉजी में। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पता है। द ओरिजिन ऑफ hermeneutic philosophy in the modern age are mostly appropriately attributed to, ओके सुले मार्कर, ये तानिया ने सेलेक्ट कर लिया है इसका ऑप्शन। ओके, सारिका आपको भी यही ऑप्शन क्लियर है या कोई और ऑप्शन चूज करना चाहे? ठीक है, स्लेमार्कर आपको लोग को पता है, फ्रेडरिक स्लेमार्कर हैं, इज ऑफन कंसीडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स, मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स के फादर कहे जाते हैं ये। ही डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन that emphasized understanding the author intent and the context of the text। स्लेमाकर hermeneutics involves both grammatical and the psychological interpretation, दोनों के दोनों इंटरप्रिटेशन होते हैं, ग्रामेटिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है, और फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है। ठीक है, एंड थॉट प्रोसेस जो यूज हो रहा होता है, ऑथर जो यूज कर रहा होता है। क्योंकि हर्मेन्यूटिक्स क्या है, हर्मेन्यूटिक्स जो है स्पिरिचुअल टेक्स्ट और जो टेक्स्ट पहले के लिखे हुए हैं उनका एक इंटरप्रिटेशन है, और इनका इंटरप्रिटेशन मोस्टली डिसाइपल्स ने किया है। क्योंकि जैसे अगर आप बौद्ध भिक्षुओं को देख लें, और या इसमें जैन में भी देख लें, तो जो भी महावीर और जो भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो उस समय लिखे, तो वो डिसाइपल्स ने आगे फॉलो कराए उसको। ठीक है, वो डिसाइपल्स जो थे उन्होंने ही उसको इंटरप्रेट किया और आसान शब्दों में लोगों के लिए सामने रखा। जैसे कि उपनिषद गंगा कहते हैं, उपनिषद गंगा कुछ और नहीं है, उपनिषद गंगा कई अलग अलग डिसाइपल्स की नॉलेज है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे उपनिषद गंगा में कि उसमें भागवत गीता के भी कई श्लोक हैं, मोस्टली भागवत गीता से भी लिए गए हैं, और कई कहानियां भी हैं जो अलग अलग स्पिरिचुअल या अलग अलग रीजन से बिलोंग करती हैं, जैसे साउथ रीजन से बिलोंग करती हैं, ईस्ट से बिलोंग करती हैं, नॉर्थ से बिलोंग करती हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसमें नॉलेज का समीकरण है। और वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हर्मन्यूटिक फिलोसफर्स का। ठीक है, तो इसमें विलियम दिल थे, हांस जॉर्ज गडामर, ये आ जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज सोशली शेप्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट, कौन सा नहीं करेक्ट है?
हाँ। तो ये आई थिंक सबका यही आंसर होना चाहिए, और यही आंसर होगा भी इसका। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज फिक्स्ड नहीं हो सकता, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, आपको पता है इसमें। ओ, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसमें मीन निकालना है और बहुत टाइम लग जाएगा आपको निकालने में, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये वाला गोल ऑफ गुड गवर्नेंस और हाउ ई गवर्नमेंट कैन हेल्प। हाँ, इसका हिंदी दिखा देते हैं। तो हिंदी देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, डी आपने सेलेक्ट किया। ओके। हाँ, सारिका आप बताएं। ओके, सही है। ठीक है। ए का सेकंड है, यानी पारदर्शिता बढ़ाना। पारदर्शिता का मतलब ही होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी। आजकल जिस चीज की बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब हैबिट, एक मतलब फॉलो करा जाता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, वो चीजें आज देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी बजट संबंधी सूचनाओं का खुलासा। ठीक है, तो वो उसमें आ ही जाएगा। उसके बाद जो है सेवा वितरण में सुधार, यानी कि नागरिकों के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए यात्रा से जुड़ी लागत में कमी, लोगों का सशक्तिकरण। ठीक है, सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एक नया चैनल प्रदान करना, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, डी यानी इसका थर्ड, प्रक्रियाओं को ऑनलाइन रखना ताकि लेन देन को आसानी से मॉनिटर किया जा सके। सो दैट इज, मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ। सांस्कृतिक नियतिवाद के प्रवक्ता कौन नहीं। हाँ, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। हु इज नॉट द स्पोक्समैन फॉर कल्चरल डिटर्मिनिज्म। ओके, ये सारिका आपको भी यही लग रहा है? आई थिंक सारिका के तो स्टूडेंट्स आ गए हैं, ये पढ़ाते हैं इसमें। चलिए सारिका, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं। ओके, ओके, ओके। ओके, राइट। आर एम मैकआइवर ही है। ठीक है।
ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा ए एल कोरेबर और आर एम खाईकर में। बाकी ईवी टैलर और लेस्ली वाइट तो आप लोग को पता है कि वो कल्चर से बिलोंग करते हैं, कल्चरल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। R.M. Macgyver was a sociologist and a political scientist, was not specifically known for his work in cultural determinism. He is renowned for his contribution to sociology and political theory, particularly his idea on social institution and nature of society. Macgyver's works focused more on the interplay between society and individual rather than cultural determinism. ठीक है, तो इनका मैकाइवर का जो काम था वो मोस्टली एक रिलेशनशिप का काम था, मतलब एक फोकस्ड इंटरप्ले सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में, ना कि कल्चरल डिटर्मिनिज्म के बीच में। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। हम्म। ओके, चलिए लगाते हैं फिर। राइट, ठीक है। सोशल क्लास इन अमेरिका, एल वार्नर। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एंड देन आफ्टर political power and social class and Pauline Taz, and last one that is social class and stratification, P. Saunders। ठीक है, तो ये बुक्स थी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आई थी। बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, इसमें तो क्रोनोलॉजी पूछी थी। सोशल क्लास इन अमेरिका एल वार्नर की बुक है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर डेरेन ड्रॉफ की बुक है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, ये एन पॉलन टाज की बुक है। ठीक है। सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन, पी सॉन्डर्स की बुक है। तो ये बुक्स के नाम जो है इम्पोर्टेंट है। जी एच मीड डिफाइंस आई एज द। ओके, ओके, इसमें ए आपको पता है। इनकैलकुलेबल होता है जो आई होता है, और अनप्रिडिक्टेबल होता है बट क्रिएटिव होता है। क्योंकि आई जो होता है वो आपका खुद का सेल्फ होता है, और मी जो होता है वो सोशल सेल्फ होता है। तो आई यानी आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हो, और जब व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज रिप्रेजेंट करी जाती है तो वो कैलकुलेबल इतनी नहीं हो पाती, और अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्रिएटिव जरूर होती है, इसीलिए तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ नया एस्पेक्ट्स आता रहता है। ठीक है। और वो इसलिए भी आता रहता है क्योंकि आप जुड़े हुए हो मी से, अपने सोशल सेल्फ से, सोसाइटी से। ठीक है। और वो आपको मैनिपुलेट करता रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई गतिविधियां देता रहता है, और जिसके कारणवश जो है आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो, स्पॉन्टेनियस हो जाते हो। इफ वी ऐड मेजरमेंट एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर टू सैम्पलिंग एरर वी गेट। ओके, हम लगाते हैं इसको। टोटल एरर, ठीक है, सही है, चूज सही किया। फ्रेम एरर, चांस एरर और रिस्पॉन्स एरर, ये सब फालतू का दे रखा है, कोई मतलब नहीं। Which among the following is not true about international treaty on climate change, the Kyoto Protocol?
ओके। हाँ, इसमें नहीं पूछा है, नॉट ट्रू, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 1997 में हुआ था ये। ठीक है, 1997 में क्योटो जापान में है, वहां पे हुआ था, और इन्फोर्स हुआ था 16 फरवरी 2005 में। ठीक है, और इसका कमिटमेंट यही है कि कट करना है एमिशन को एवरेज 2.5%, sorry 5.2% over 1990 level by the period of 2008 to 2012, 2008 से 2012 तक। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक बार हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और एक अंडर डेवलप्ड, मतलब एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज ने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ज्यादा इमिशन किया है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को वो जो है अपनी तरफ से फंड अवेलेबिलिटी करवाती है। ठीक है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म चलता है, उसके तहत ये किया जाता है, उसमें कैटेगरीज बांटी जाती है अलग अलग कंट्रीज की। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैसे रिडक्शन प्रोजेक्ट चलता है डेवलपिंग कंट्रीज का। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएम के ऊपर, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ओके। बाकी तो हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार फ्लैश कार्ड पे दे चुके हैं, वहीं से अगर आप पढ़ लेंगे तो चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। Poverty exists because poor people serve useful function for society. Who associated with this statement? ओके, हर्बर्ट कांस। ओके, हर्बर्ट कांस ही इसका सही आंसर है। हर्बर्ट कांस एक प्रोमिनेंट सोशलॉजिस्ट हैं जो अपने काम अर्बन सोशलॉजी और सोशल पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट पॉवर्टी एग्जिस्ट बिकॉज पुअर पीपल सर्व्स यूजफुल फंक्शन फॉर सोसाइटी। In his work, Gans argued that existence of a poor class benefits the non-poor in various ways. तो इनका ये मानना था, एक अलग टाइप की थ्योरी थी इनकी, कि पुअर का होना जरूरी है सोसाइटी में, क्योंकि पुअर जो है कहीं ना कहीं अनदेखे में ही नॉन पुअर के लिए वेरियस टाइप से क्लास बेनिफिट करते हैं, सच प्रोवाइडिंग अ लेबर फोर्स फॉर अनडिजायरेबल जॉब्स, maintaining the status quo of social structure and serving as a scapegoat for social issues। तो कहीं ना कहीं ये सब मदद करते हैं, एक अनडिजायरेबल जॉब्स को दिखाते हैं, स्टेटस क्यू को दिखाते हैं सोशल स्ट्रक्चर में, वो लोग के लिए जो नॉन पुअर हैं, और एक स्कैप गोट के रूप में सर्व करते हैं सोशल सोसाइटल इश्यूज के लिए। ठीक है, तो गांस का ये पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पे कुछ दो नए नाम थे, तो बारबरा इन एहरिच एहनरिच नाम है इनका, बारबरा एहनरिच। वह एक अमेरिकन ऑथर हैं, सोशल क्रिटिक हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और बुक ऑन लेबर एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे इनकी है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर बुक निकल एंड डायमंड, which explore the struggle of low wage worker in America। low wage worker in America के बारे में इन्होंने अपनी बुक निखिल एंड डायमंड में कहा था। Enrich work focuses on the lived experience of working poor rather than theoretical function of poverty। इनका वर्क जो है फोकस करता है लाइव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो वर्किंग पुअर काम करते हैं। ठीक है, ओके। बेनीफील्ड एंड लेविस। बेनीफील्ड एंड लेविस का मतलब है, एडवर्ड बेनीफील्ड अलग है, ऑस्कर लेविस आपको पता है, वर स्कॉलर हु स्टडी पॉवर्टी एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। बेनीफील्ड वर्क particularly the unheavenly society argues that poverty is linked to cultural deficiencies among the poor। ये पॉवर्टी को यानी गरीबी को कल्चरल डिफिशियंसी से लिंक करते थे। और ऑस्कर लेविस का फेमस वर्क कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी, जो सजेस्ट करता है कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो परपेचुएट्स करती है इटसेल्फ अक्रॉस जनरेशन ड्यू टू कल्चरल ट्रेट्स। एक सांस्कृतिक ट्रेट की वजह से वो बढ़ती रहती है। ठीक है, ये मानना था ऑस्कर लेविस का। दैट इज कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी। If the purpose of research is to test a hypothesis of a causal relationship between variables, which of the following research design is most suitable for such a research study?
अच्छा, ये तो क्वेश्चंस थे आपके, मतलब पेप पुराने साल के। इसका सी आपने बताया। ओके, सी बताया तान्या ने। और भी लोग देख लें क्या होगा। फिर हम एआई से संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन कराना चाहते हैं, क्योंकि एआई का चलन। हाँ, सी होगा, क्योंकि क्या कॉजल रिलेशनशिप पूछ रहा है तो उसमें शक वाली बात नहीं थी, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट वाला कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही है। तो कुछ क्वेश्चंस एआई वाले कर लेते हैं, कि एआई से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस समय, डायरेक्ट एआई से ही बना दिया जा रहा है क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूं, तो उसके आंसर करिएगा। एआई थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनाता है, वो कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वन लाइनर थोड़े कम बनाता है वो। ठीक है, तो मैं उसको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि वो हम सोच रहे हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा भी था कि हम क्वेश्चन कराते रहेंगे एआई के। और एआई से क्वेश्चन बनवाना कठिन नहीं है, लेकिन उसको डाटा देना कठिन है। मतलब एआई से, मतलब एआई को अच्छा डाटा दोगे तो वो अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे सिर्फ पूछ को, उसको पूछोगे कि ये बना दो तो वो नहीं, गलत सलत बना देगा। हमको लग रहा है ये लोग उसको सही डाटा भी नहीं दे रहे। खैर, तो इन लोग का अपना है। क्वेश्चन भी बनवाओ तो सही से बनवाओ एआई से। उससे उससे कह दोगे कि सिर्फ मतलब सोशियोलॉजी के लिए, जीडीसी के लिए क्वेश्चन बना दो, तब तो वो हार्ड क्वेश्चंस बना ही देगा। उसमें क्या है, उसको क्या पता, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर को मानेगा कि वो प्रोफेसर बनने जा रहा है, तो उस अनुसार लेगा। है, ये तो इन लोगों का अपना तरीका है। एक मिनट। ओके, मैं आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन इंग्लिश में ही है ये, हिंदी में तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एआई भी हिंदी में तो नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में ही बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा और फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप स्क्रीन क्लियर है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़िए। ए आर देसाई के ऊपर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई, व्हाट इज द फंडामेंटल करेक्टर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट। ये एआई द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, अब खैर सारिका तो पढ़ा रही हैं। आप ये वाली स्क्रीन, अच्छा रिकॉर्डिंग पे, अच्छा वो वाली स्क्रीन लगी है। 1 मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग अलग से